हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। आइए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि भारत की न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न हैं। तो बिना किसी देरी के आज के प्रश्नों पर जल्दी से आते हैं और जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आपको प्रश्न यदि अच्छे लगें तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था ये देखते हैं। 28 जनवरी 1947 को, 25 जनवरी 1947 को, 28 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1947 को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? जो वर्तमान में स्वीकृत उनकी संख्या है वो कितनी है? 25, 30, 31 या 34? तो वर्तमान में जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 35 है। लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात आई है तो वो है 34। 34 प्लस 1, 34 प्लस 1, 34 न्यायालय में न्यायाधीश होंगे और एक जो होंगे वो होंगे मुख्य न्यायाधीश, मिलाकर 35 हो गया। ठीक है, 35 टोटल न्यायाधीश हैं। तो अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है ये देखते हैं। वो शक्ति किसके पास है? वो शक्ति राष्ट्रपति में है, संसद में, राज्यपाल में है, संसद में है, या मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति पर द्वारा करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संसद इसका जो है निर्धारण करती है कि उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, कितनी ज़्यादा बढ़ाई जाए, कितनी और क्या किया जाए, ये सारा काम संसद हमारी देखती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, वरिष्ठतम न्यायाधीश को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति जी को, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको नियुक्त करते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो अपनी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उससे नीचे के अधिकारी को आप त्यागपत्र नहीं देंगे। तो इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति क्या सर्वोच्च न्यायालय में कितनी है? 62 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 65 वर्ष। अगर यहीं पे पूछा होता उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय में, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात है, ये 65 वर्ष, उच्च न्यायालय में होता है 62 वर्ष। ठीक है, छठा प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कौन करता है? कोलेजियम द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, संसद द्वारा होता है, या मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है? तो ये सारा काम संसद ही देखती है। उनकी संख्या का निर्धारण करना, उनके वेतन को बढ़ाना हो, ये सारा काम कौन करती है? हमारी पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्लियामेंट, संसद। अगला सातवां प्रश्न देखते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? भारत के क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, या सी, केवल उच्च न्यायालय में, या देश के किसी भी न्यायालय में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं करेंगे। लेकिन यहीं अगर उच्च न्यायालय की बात आती है तो उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के हैं न्यायाधीश, वो रिटायरमेंट के बाद जो ये है अपने जिस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे या न्यायाधीश हैं वहाँ छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और वहाँ छोड़ के दूसरे हाई कोर्ट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं आठवां प्रश्न।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती, कोलेजियम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का काम करते हैं राष्ट्रपति। तो और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 8 के बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 126 में या अनुच्छेद 127 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124 124 कहता है कि एस्टैब्लिश्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है अनुच्छेद 124। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लेकिन आपको मैं 125 और 26-27 के बारे में भी बता दूं। तो 125 में कहा गया है न्यायाधीशों के वेतन के बारे में अनुच्छेद 125 में वर्णन है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में वर्णन है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, इसके बारे में वर्णन किया गया। और 127 में कहा गया है तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में, नियुक्ति कैसे होगी। तदर्थ न्यायाधीश में एडहॉक मीन्स जब न्यायाधीशों की संख्या कम हो तो राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश, यानी ऐसे न्यायाधीश जो किसी काम को करने के बाद वो समय सीमा खत्म होने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, एडहॉक उनको बोलते हैं, तो उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में अनुच्छेद 127 में कहा गया है 127 में। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, संविधान के मूल ढांचा यानी फंडामेंटल जो मूल ढांचा है संविधान का, किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, SR बोम्बई केस में या मेनका गांधी केस में? तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ए, गोलकनाथ बनाम केरल राज्य। गोलकनाथ बनाम केरल राज्य एक मामला आया था, इस मामले में ही 1973 के में, तो इसमें ही जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो मैंने आपको केशवानंद बता दिया क्या? ये मूल ढांचे के जो सिद्धांत है वो केशवानंद ही है, ये गोलकनाथ नहीं है, केशवानंद भारती है बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि मूल ढांचे के जो सिद्धांत है वो बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, बनाम केरल राज्य वाद में मूल ढांचे के सिद्धांत आया था। और इसमें जो है 13 जजों की बेंच बनी थी। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि यदि कम से कम जो 5 जज होते हैं, 5 जज जो होते हैं वही वैसी ही पीठ को अगर जो है कोई सुनवाई करती है, कम से कम 5 जजों की पीठ, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ठीक है, संवैधानिक जो है बेंच उसको बोल देते हैं। और अगर 5 जजों से कम है तो उसको डिवीजन बेंच बोलते हैं। ठीक है, मूल ढांचे का मतलब है कि संविधान का जो स्वरूप है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसकी मूल भावना में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक, यदि होती है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय उसको खारिज कर देगा, उस सुधार को या उस जो संशोधन हुआ उसको खारिज कर देगा। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 128, 129, 130 या 131? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 129 129 में 29 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अर्थात इससे जितने भी इससे नीचे के न्यायालय हैं वो इसके द्वारा दिए गए, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जो भी किसी वाद में जो निर्णय दिया जाएगा उन्हीं का अनुसरण करके आगे उनके पास जो आए हुए वाद हैं, उनके पास आए हुए जो केसेस हैं, उसी के आधार पे उनको निर्णय देंगे। अगर कोई वैसा ही केस आता है तो ये एक प्रकार के अभिलेख न्यायालय का काम करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 129 के तहत। 12वां देखते हैं, 12वां प्रश्न, कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के, एक कॉलेजियम होती है ना, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं कॉलेजियम में? 4 न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश, 6 न्यायाधीश या 7 न्यायाधीश? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात
4 न्यायाधीश होते हैं कोलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी कुल जो होते हैं वो होते हैं 5 मुख्य न्यायाधीश सहित, 5 मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के 4। ठीक है, अगला देखते हैं उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी बेंच है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तभी कहा जाएगा जब उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, तो ही वह संविधान का निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और उसकी संख्या जो होगी वो 5 होगी। कम से कम 5 न्यायाधीश ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्वचन का काम करेंगे। ठीक है, मामले आता है तो वैसा कुछ तब इसकी संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति कहलाती है। यदि कोई विवाद आता है जो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच होता है, राज्य सरकारों के बीच होता है, तो वो जो वो निर्णय होगा करने की क्षमता जो है उच्चतम न्यायालय की शक्ति कहलाती। कौन सी शक्ति कहलाती है उच्चतम न्यायालय की? अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा, परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा, या न्याय समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। यदि केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, या राज्य और राज्य के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है, या दो राज्यों और केंद्र के बीच या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र के बीच कोई विवाद आता है, तो ये सारा का सारा जो आता है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं कि उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां और क्षेत्राधिकार हैं वो टोटल 7 भागों में उनको बांटा गया है। अब आपको मैं बता दूं कौन कौन से वो 7 भाग हैं। पहला है मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा है न्यायिक क्षेत्राधिकार, न्यायादेश या न्यायादेश क्षेत्राधिकार। तीसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। चौथा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। 5वां है अभिलेखों का न्यायालय। ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा वो अभिलेख के रूप में काम करेगा, अभी मैंने बताया आर्टिकल 129 में। और इसके बाद न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इसके अलावा अन्य शक्तियां, साथ में अन्य शक्तियां। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी उसके पास है, अभिलेख का भी शक्ति है, और राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सलाह देने की भी उसके पास शक्ति है। इस प्रकार जो उच्चतम न्यायालय की कुल शक्तियां हैं या क्षेत्राधिकार है वो है 7 क्षेत्राधिकार या शक्तियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस देश से ग्रहण की गई है भारतीय संविधान में? फ्रांस से, चीन से, जापान से या अमेरिका से? तो आपको मैं बता दूं कि भारत के अलावा भारत ने अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है उसको लिया है। अभी भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत वो चालू है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ? अमेरिका और भारत में ही चालू है। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब क्या होता है कि संविधान से जो भी कोई नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके पुनर्विलोकन की शक्ति रखता है, उस पर रिव्यू कर सकता है। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, और उसमें यदि वो संविधान सम्मत ना हो तो उन नियमों को खारिज कर सकता है, समाप्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इसको बोलते हैं। एक होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, एक होता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता जो होती है वो थोड़ी सी अलग चीज़ हो जाती है, और उसमें जो 3 पार्ट होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। इन तीनों में जो ज़्यादा एक्टिव रूप से काम करना शुरू कर देती है वो न्यायपालिका करना शुरू कर देती है, यानी वो दूसरे क्षेत्रों जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है उसके क्षेत्राधिकार का हनन करना शुरू कर देती है और उस पर भी अपना नियंत्रण शुरू कर देती है, तो उसको न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें। और अगला 16वां प्रश्न देखते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का, वही जुडिशियल रिव्यू की बात आ रही है, किसे प्राप्त है? जिला एवं सत्र न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, या फिर केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ही भारत में है जिसको संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। यदि किसी प्रकार का कोई कानूनी मामला आता है, संविधान में कोई समस्या होती है किसी को, तो
संविधान की व्याख्या करने की जो अंतिम शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, एससी सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी नहीं कर सकते। ठीक है, 16 के बाद 17वां प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में परामर्श लेने का किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, वर्णन किया गया है, प्राप्त है। जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में परामर्श लेने का की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, यह चीज देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145 या अनुच्छेद 146। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को कोई कानूनी पेंच फंसने पर आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा प्राप्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्राप्त सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी। यदि राष्ट्रपति चाहें तो उसे मान सकते हैं, नहीं चाहे तो उसे खारिज कर सकते हैं, नहीं मानेंगे। ठीक है, 17 ये अनुच्छेद 143 में बात आई है। 17 के बाद 18वां प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत करता है। अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 29 के तहत या अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी नागरिक के, तो उससे संबंधित रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है, रिट निकालने की। ठीक है, और इस रिट निकालने की शक्ति से ही सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा कर सकता है। वो कैसे, यदि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति है वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर यदि पेश नहीं करती सत्र न्यायालय में, तो वह व्यक्ति या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति वो सुप्रीम कोर्ट जाके अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करवा सकता है, जिसको जो है परमादेश बोलते हैं, जिसको जो है मैंडमस बोलते हैं। ठीक है, वो रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, सॉरी, उस रिट को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो इसी के तहत आदमी सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है व्यक्तियों की। 18 के बाद 19वां प्रश्न अब देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता नहीं है। क्या है, योग्यता नहीं है। कौन सी योग्यता नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। यह है कि उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। यह भी है, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनता है उसे कम से कम पहले 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, तभी वो बन सकता है। अगला चीज़ है कि उसे उच्च न्यायालय किसी या विभिन्न न्यायालयों में कुल मिलाकर 15 वर्ष तक वकील होना चाहिए। या अगला डी है, राष्ट्रपति के विचार में वह एक सम्मानित न्यायविद हो। ये भी सही है, ये गलत है, सी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर दे रखा है 15 वर्ष का उसको कुल मिला के वकील होना चाहिए, ये गलत बात है। उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में उसे लगातार 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, वकील के रूप में काम करेगा, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, गलत यही है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई। जनहित याचिका यानी एक शब्द आता है, आपने सुना होगा PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को जनहित याचिका बोलते हैं, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में होती है, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में या अमेरिका में। तो जनहित याचिका की शुरुआत जो होती है वो डी अर्थात अमेरिका में की जाती है, अमेरिका में जनहित याचिका की शुरुआत होती है। ठीक है, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, और आपको यदि कोई और जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और
आगे अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए करंट की भी एक वीडियो बनाई जाए। आप लोगों का क्या सोचना है आप लोग बताएं उस पर। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।